हमें पता लगना चाहिए कि वो 10 सेकंड किसी ने विजिट किया है। तो ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, इसको टैग मैनेजर के साथ थोड़ा सा करना पड़ता है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसका, लेकिन ये एक लेक्चर में करवाने वाली चीज नहीं है। ये कम से कम 2 से 3 लेक्चर रिक्वायर्ड है इसके लिए, कि ये टैग क्रिएट करना भी इतना मुश्किल नहीं है, बट इसकी इंटीग्रेशन आपस में, ये सुबह मैंने किए थे क्रिएट। सिर्फ आपको ओवरव्यू नहीं, सिर्फ बताने के लिए कि टैग मैनेजर होता क्या है। टैग मैनेजर ये होता है, आपकी वेबसाइट है, जैसे हमारी ये जीपीए की वेबसाइट है, आप देखिए ऊपर है ये ब्लिंक कर रहा है। इंटीग्रेशन मैंने पढ़ा था, मैं जैसे आपको टैग मैनेजर चाहिए 15 मिनट का ओवरव्यू सा दूंगा। उसके बाद मैंने सर्च कंसोल असल में पढ़ाते हैं आज, और सर्च कंसोल पढ़ लेंगे, वो मेन चीज है। ये टैग मैनेजर की बहुत मेन चीज है। ये टैग मैनेजर बेसिकली आप देखें, ये इसको मैंने एक टैग क्रिएट किया। टैग जैसे होता है, कपड़ों के टैग होते हैं आपकी वेबसाइट में, जैसे गूगल एनालिटिक की आईडी लगती है, इसी तरह ही गूगल टैग मैनेजर की भी एक आईडी होती है। मैं आपको वर्डप्रेस का ये ओपन करके दिखा देता हूँ इनका। आप गूगल साइट टिप्स पे आ जाएं और क्रिएट करना है। ये आपकी वेबसाइट में जैसे गूगल एनालिटिक का कोड लगता है, टैग मैनेजर का भी सेम एक कोड होता है जो इसमें लगाया जाता है गूगल टैग मैनेजर के अंदर जो है। और ये क्या करता है, ये आपकी वेबसाइट पे, मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर ये कनेक्ट है, ये देखें, मैं यहाँ पे देखें, मैं यहाँ कंप्लेंट फॉर्म क्लिक करता हूँ, हॉस्टल फैसिलिटी को क्लिक करता हूँ। अच्छा, मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा बहुत कहीं पे, ये कॉपी पेस्ट कुछ करता हूँ थोड़ा सा। अब टैग मैनेजर में मुझे ये सारी चीजें स्क्रॉल किया है, ठीक है। आप देखें इसके बाद ये पेज स्क्रॉल किया गया, इधर टाइमर ट्रिगर किया है। ये आप लोग सिर्फ ओवरव्यू ले लें, ये अभी सिर्फ आपकी वो है, ये हॉस्टल फैसिलिटी का मैंने पेज विजिट किया है। आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, एनालिटिक में सिर्फ ये पता लग रहा होता है लोग आए थे और कौन से पेज को विजिट किया था नॉर्मली। वो सब कैटेगराइज उस तरह नहीं करके दे सकते आपको, जो एग्जैक्ट चीज, इवन क्लिक्स को जो रिकॉर्ड करता है, किसी टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी चीज रिकॉर्ड कर सकता है। अब जैसे मैं इनकी वेबसाइट पे आया हूँ, 10 मिनट तक स्टे किया या 5 मिनट तक स्टे किया, जो एग्जैक्ट चीज रिकॉर्ड कर सकती है वो बेसिकली टैग मैनेजर है। ये फिर इंटीग्रेट होता है गूगल एनालिटिक के साथ, जिसके बाद आपको गोल्स वगैरह, मेजरिंग गोल्स ये नजर आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 10 सेकंड का एक गोल बनाया था, अगर कोई आता है 10 सेकंड तक, तो गोल ट्रिगर होना चाहिए कि हमें पता लगे कि हमारे वेबसाइट पे किसी ने 10 सेकंड गुजारे हैं। मैं 10 मिनट कर दूंगा तो 10 मिनट के बाद होगा। अब इसकी कुछ ना एडवांस सेटिंग्स होती हैं जो फ्यूचर के लेक्चर्स के लिए कम से कम 2 लेक्चर्स बचाने बहुत जरूरी हैं। पहला इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, और सेकंड एक लेक्चर और होगा जिसका टैग मैनेजमेंट मैंने ये जैसे गोल क्रिएट किया है। अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन आप लोगों का बेसिक लेक्चर जब तक नहीं हो सकता तब तक ये नहीं होगा। तो फ्यूचर के अंदर जैसे ही आपको ये थोड़े से लेक्चर अगर होते हैं इसके एसईओ के, तीन तीन या 4 लेक्चर रिक्वायर्ड हैं, उनके बाद अगर आपका टाइम, मैंने देखा 8 एक्स्ट्रा लेक्चर हैं आपके उसमें, अगर पूरे हो तो 8 लेक्चर हैं, तो उन 8 में से अगर 2
इंटीग्रेशंस के टास्क नहीं वो कर सकते, और आपको इस पे बहुत ज़्यादा डेटा भी नहीं मिलेगा नेट के ऊपर। इवन इसमें एक और भी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल किसी वजह से लेक्चर ना हो सका या वाइंड अप हो गया किसी भी सूरत में, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें डेटा को लाने में थोड़ा सा टाइम होता है। जैसे सुबह जब मैंने इसका 8 रात भी मैं कर रहा था काम, लेकिन सुबह 9 बजे मैंने इसका गोल क्रिएट कर दिया था, कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दी थी। मैं जल्दी उठ जाता हूँ सुबह, तो मैंने कर उठ के 9 बजे मैंने कर दिया था। 10 साढ़े 10 तक मैं वेट करता था, वो ट्रिगर नहीं कर रहा था गोल। गोल ट्रिगर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे कोई एनालिटिक नहीं आ रही थी, बट वो वेट करना होता है कुछ टाइम। जैसे अभी मैं यहाँ आया तो अब उसने शो किया कि ये ट्रिगर हो गया। तो ये कुछ चीज़ें जो एडवांस लेक्चर्स का पार्ट हैं, और ये इंशाल्लाह ताला अगर आपके एसईओ के 3 लेक्चर हो जाते हैं या 4 हो जाते हैं लेक्चर, तो उसके बाद जो टाइम बच जाएगा लैंडिंग पेजेस के बाद, तो ये टैग मैनेजर के 2 लेक्चर रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये कम से कम 2 लेक्चर। पहले में बेसिक टैग मैनेजर, इसको वेबसाइट से इंटीग्रेट करना, और दूसरे में गोल क्रिएट करना और गोल को इंटीग्रेट करना। आप कहते हैं मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मेरी वेबसाइट पे कोई आता है, वो फॉर्म कितने डाउनलोड करता है, बटन्स को क्लिक करता है, कौन से बटन को क्लिक करता है, सारा कुछ रिकॉर्ड हो सकता है, बट थ्रू टैग मैनेजर होगा। अगर किसी वजह से लेक्चर ना हो, आप नेट से खुद सीख लेंगे इसको। ठीक है, ये आपके सिर्फ डेमो के लिए बताया। यहाँ पर ये टाइमर मैंने क्रिएट किया था 10 सेकंड का, और ये टाइमर बेसिकली ट्रिगर हुआ है। वैसे कल आपने अगर याद हो तो मैंने आपको गोल एक क्रिएट कराया था जो गूगल एनालिटिक में डायरेक्ट टाइमिंग का हो रहा था, वो नहीं एक्यूरेट है, वो ट्रिगर कर ही नहीं रहा था। मैंने शाम तक वेट किया था, वो ट्रिगर नहीं कर रहा था। बेस्ट ये है, सबसे एक्यूरेसी जो सी है, ट्रिगरिंग जो एक्यूरेसी है, वो टैग मैनेजर की है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर आपने एडवांस काम करना है तो टैग मैनेजर पे करना पड़ेगा, प्लस इसको फिर इंटीग्रेट किया जाता है, फिर वो कन्वर्जन्स वगैरह कंप्लीट होती हैं। नहीं, ये मजीद चले एग्जैक्ट लेवल जो है ना, वो इसका ज़्यादा है। इसके अंदर आपको जैसे ये मैंने टैग ओपन किया हुआ है, ये अभी कनेक्ट हो जाएगा, ये कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये भी कनेक्ट हो गया खुद ही, कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखें, ये मुझे बताएगा कि ट्रिगर हुआ, ये टाइमर का मैंने ट्रिगर किया, ये हुआ टाइमर का ट्रिगर, इस पेज पे ट्रिगर हुआ है। अच्छा, नीचे आए कंप्लेंट फॉर्म पे ट्रिगर हुआ था नहीं, क्योंकि कंप्लेंट फॉर्म पे 10 सेकंड से कम पे कोई स्टे किया किसी ने। मैं दोबारा विजिट करता हूँ वेबसाइट, मैं यहाँ डाउनलोड्स पे जाता हूँ, और 10 सेकंड तक अगर मैं विजिट करता हूँ यहाँ पे 10 सेकंड तक कम से कम, तो ये 10 सेकंड अगर मैं यहाँ विजिट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, वो ट्रिगर होना चाहिए यहाँ पे जो सर्वर में है। तो ये आपका जो है ना होस्टल के बाद ये डाउनलोड हो गया, ये देखें टाइमर का ये ट्रिगर हो गया। क्लियर है? ये आप लोगों को अवर भी इसलिए दे दी कि अगर किसी वजह से ये लेक्चर ना हो सके लेटेस्ट स्टेज पे, आपने खुद टैग मैनेजर लाजमी करना है। टैग मैनेजर आपके लिए एडवांस लेवल में होता है, ये बिगिनर लेवल्स में नहीं कराया जाता कभी भी, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। इसकी क्रिएशन भी इतनी वो नहीं है आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़े से स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अगर टाइम बचेगा मैं आपको 6 से 7 ट्रिगरिंग पढ़ा दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करना, ये टाइमर क्रिएट करना, अब बटन्स पे क्लिक्स जो आते हैं डिफरेंट जो होती हैं, और वीडियो प्ले करने के आ जाते हैं, ये थोड़े से ट्रिगर करवा के दिखा दूंगा, ताकि आप लोगों को ये हो जाएगा कि इसको उसके साथ इंटीग्रेट करने का थोड़ा सा। तो ये इसके अंदर मजीद अभी लेक्चर्स हैं जो कि फ्यूचर में आपको दिए जा सकते हैं, 2 लेक्चर कम से कम। बस है ना, कोई टाइम मैनेजर से रिलेटेड बेसिक लेवल का कोई सवाल हो, कोई चीज हो। गूगल एनालिटिक अब ये एक जैसे हैं, लेकिन इसमें ज्यादा पावर है। स्क्रॉल को भी ये रिकॉर्ड कर रहा होता है, जैसे ये स्क्रॉल की है, कि स्क्रॉल कितनी भी वेबसाइट वगैरह स्क्रॉल किया किसी ने, आया स्क्रॉल किया, वो खुद ही कुछ बेसिक वो खुद ट्रिगर कर रहा होता है। तो एनालिटिक्स का बगैर हैं? एनालिटिक्स का काम हम इससे भी ले सकते हैं गूगल का। एनालिटिक जो है ना, एनालिटिक में ये डायरेक्टली आपको नहीं ग्राफ दिखा सकता कोई भी, आपको ये डेटा लेके जाना पड़ता है एनालिटिक के अंदर, यहाँ पर आप उसको मुहैया कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी जिस तरह आपने कल किया था। हाँ, लेकिन ये इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होती। आप जो ट्रिगर क्रिएट करेंगे या टैग क्रिएट करेंगे, उस
टैग के अंदर आपने एनालिटिक को इंटीग्रेट हर दफा करना होता है। आप कहेंगे मैंने ये जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ ये मैंने गूगल एनालिटिक की कौन सी आईडी पे सेंड करना है, ये सारा उसमें लिखना पड़ता है, साथ साथ इसको करना पड़ता है। तो ये इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है। तो ये गोल्स वगैरह होते हैं जो कन्वर्जन से आप क्या है ना इसके ऊपर ये ठीक है। ये मैंने कुछ किए थे क्रिएट, ये देखें ये एक मैंने क्रिएट किया हुआ है 10 सेकंड का। ये जो क्रिएट हुआ था ना ये बेसिकली कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था उसके थ्रू किया था। ये मैंने गूगल एनालिटिक के थ्रू, वो ट्रिगर ही नहीं कर रहा, ये आपके सामने है नहीं ट्रिगर कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? एक्यूरेसी नहीं है उतनी। अगर आप ये वाला कर लें टैग मैनेजर का, टैग मैनेजर से ट्रिगरिंग होती है और कुछ टाइम लगता है डेटा आने में। वेट कर लीजिएगा 2 से 3 4 घंटे लग जाते हैं। इधर रियल टाइम आएगा, ये जो है ये रियल टाइम डेटा आ रहा है यहाँ पे। वहां पे जाते हुए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कुछ इसके होते हैं। अब देखिए उसने मुझे बता दिया कि ये टैग जो है ना फायर हुआ कितनी दफा, 4 दफा इसको फायर, मतलब 4 दफा ट्रिगर हुआ। मैंने 4 दफा डिफरेंट पेजेस पे 10 सेकंड से ज्यादा गुजारे हैं तो उसने 4 दफा इसको ट्रिगर कर दिया। तो अगर ये आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस एक थोड़ी सी कराई है कि आपका इसमें मजीद पढ़ने वाली हैं चीज़ें जो कि टैग मैनेजर और एनालिटिक, ये दो इकट्ठी अगर पढ़ी है। अब नेक्स्ट जो सा आपको पढ़ने वाला है ना, जो डिटेल से पढ़ने वाली चीज़ है वो है गूगल सर्च कंसोल। ये डिटेल से पढ़ना है जो सर तो कल हम दो लोग कन्वर्जन पढ़े थे सर, आपका बता रहे थे कल इस पे आप कितनी देर में काम करेंगे। वो यही करना था ना, वो रोक लिया क्योंकि अगर वो कराऊंगा तो फिर सर्च कंसोल रुक जाएगा। सर्च कंसोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो है एनालिटिक्स है, आप लेंगे फर्दर एनालिसिस करेंगे, लेंगे फर्दर एनालिसिस करेंगे, लेकिन सर्च कंसोल तो बेसिक है। ये अगर आपको नहीं आता या आपका वीक हो गया तो बहुत ही गूगल पे आप लोग सर्च तो करते रहते हैं कोई भी वेबसाइट वगैरह। जब भी आप नई वेबसाइट बनाते हैं, न्यू वेबसाइट, तो उसकी टेक्निकल एसईओ की जाती है। नई वेबसाइट की क्या की जाती है? टेक्निकल एसईओ। सर न्यू वेबसाइट से क्या मुराद, यानी कि जो नई एस्टैब्लिश हुई है नजर आ रहा है आपको? नहीं जो इसको पीछे करते हैं तो इसको थोड़ा इसको पीछे है, इसको इधर ले आइए, थोड़ा इसको यहाँ भी करना है। नहीं यहाँ पे मत करिए, यहाँ पे करना है बीच में करना है। कर दूं तो ये तो वैसे ही नजर नहीं आता। बस ठीक है ये, ठीक है ये सारा कुछ ठीक है। अच्छा ये जब आप टेक्निकल एसईओ नई वेबसाइट होती है ना तो उसको वो आपने टेक्निकल एसईओ के लिए अप्लाई करना होता है। टेक्निकल एसईओ क्या होती है कि आपने उसको गूगल जो एनालिटिक है उसके साथ इंगेज करना होता है, गूगल सर्च कंसोल के साथ करना होता है और गूगल टैग मैनेजर से भी करना चाहिए आपको। बट अगर आप नहीं करेंगे तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये दो से लाजमी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। ये वाली बेसिक लेवल की इंटीग्रेशन वगैरह आप सीखी है। अब जो उनका एडवांस है वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया और टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको मैं टैग मैनेजर के साथ दोबारा पढ़ाऊंगा। अब सर्च कंसोल पढ़ लें, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में से आता है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट में से होता है। बेसिक रिक्वायरमेंट अगर कोई वेबसाइट नहीं बनाए और एसईओ के मैं कर रहा हूं और उसको सर्च कंसोल से इंटीग्रेट ना किया तो वो यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? आपकी वेबसाइट गूगल को पता ही नहीं लगेगा आ गई है, आपकी वेबसाइट इंटरनेट की दुनिया में आ गई है, ये गूगल को नहीं पता लगेगा अनलेस अनटिल आपकी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही हो।
मतलब आपकी वेबसाइट पे डेली के 30-40 विजिट आ रहे हो, तो फिर गूगल देखेगा कि मेरा रजिस्टर, गूगल के पास एक रजिस्टर होता है, सॉफ्ट फॉर्म में उसे रजिस्टर ही समझिए आप, रजिस्टर ओपन करता है, वो देखता है कि ये वेबसाइट मेरे पास कहीं लिखी हुई है, अगर नहीं लिखी हुई है तो वो उसको खुद ही लिख लेता है। बट उस टाइम तक बड़ा टाइम गुजर चुका होगा, मे भी 3 महीने 4 महीने में भी साल गुजर गया हो, आपकी वेबसाइट इवन पूरा एड्रेस भी लिख दे गूगल पे नजर नहीं आएगी, पूरा एड्रेस भी लिख दें तो कैसे ऐसे नजर आएगी कि आप अगर नई वेबसाइट चाहते हैं कि वो डे फर्स्ट से गूगल को नजर आना शुरू हो जाए, तो आपकी उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी यहाँ पर। और मैं लगते आज आपको एक और भी बता देता हूँ, अगर आप लोग एक और करते हैं बिंग, ये दूसरी रजिस्ट्रेशन क्लास में कराते हैं, ये एमएस का सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट का, और वो गूगल का सर्च इंजन है। इन दोनों में जाके आपको बकायदा दरख्वास्त करनी पड़ती है कि काइंडली हमें रजिस्टर कर लें, हम भी आ गए हैं इस दुनिया में, आप मतलब इंटरनेट की। अगर आप नहीं देंगे तो गूगल में भी साल बाद आपको देखिए, हाँ अगर आप बहुत मशहूर हो गए हैं, एक महीने में 100-200 विजिट आ गए हैं, गूगल खुद ही आपको रजिस्टर कर देगा। बट प्रोफेशनली ये है कि आप इस पे करें, इसकी अपनी एसईओ होगी, इसमें इतने ज़्यादा टूल्स होंगे कि आप अगर रजिस्ट्रेशन गूगल ने खुद की तो गूगल बहुत से काम खुद ही कर लेगा, आप शायद वो पसंद ना हो आपको, वो आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ रही होगी, गूगल आपके मेन कुछ पेज ब्लॉक कर दे अपने एंड से, या कुछ पेज कहते हैं नॉन स्कैनेबल डिक्लेयर कर दें, ये बहुत सी चीजें इसमें चलेंगी साथ। आपके कोई भी मसले आएंगे, साइबर अटैक होता है, वेबसाइट बैन होती है गूगल के अंदर, तो वो जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाती है वो फिर यहाँ से की जाती है, आपकी वेबसाइट यहाँ होगी, गूगल से आप रिक्वेस्ट करेंगे इसको पेंडिंग क्लियर करते हैं। ये अभी रिसेंट इस्लामाबाद जो पेप्सी है इनकी वेबसाइट पे अटैक हुआ था, तो वो उनका भी यही इशू था, तो फिर मैंने उन्हें यहीं पे रजिस्टर भी करवाया था और उनको क्लियर भी करवा के दिया था, अदरवाइज वो क्लियर हो नहीं सकता था सर्च इंजन के अंदर, क्यों गूगल ने उनको स्पैम डिक्लेयर कर दिया था। तो स्पैम डिक्लेयर होने की वजह से गूगल यूआरएल लिखते थे, गूगल क्रोम उनको रेड कलर का शो करवाया करता था, और उनकी थी वो थी बेइज्जती थी कि उनकी वेबसाइट पे ये चीज हो गई थी, तो बहरहाल फिर उसको रिक्वेस्ट की थी, गूगल इसी के थ्रू रिक्वेस्ट करती है, ऑल्दो वो एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनका कोई अकाउंट नहीं था, लेकिन गूगल ने रजिस्टर जरूर किया था, फिर उनका पहले यहाँ अकाउंट क्रिएट किया गया और उसके बाद यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी, समझ आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितना भी आपने एसईओ में पढ़ना है या आपने जितना अभी तक पढ़ा है, अगर आप बाकी एसईओ करना चाहते हैं किसी की, तो आपको सबसे बेसिक ये वाला करना पड़ेगा, और अगर आप मजीद ज्यादा पैसे ले बैठे हैं तो फिर यहाँ भी करना पड़ेगा काम, बिंग के ऊपर है, बिंग ये है दूसरा सर्च इंजन है, यहाँ से भी ट्रैफिक जनरेट होती है, अगर आप इसी पे रिलाई करेंगे तो ये एक चैनल आप ऐसे ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, इसके ऊपर अलग जाके रजिस्ट्रेशन करानी है, सेम प्रोसेस है, कोई डिफिकल्ट वो डिफरेंट नहीं है, एक ही जैसा प्रोसेस है, वो यहाँ भी फॉलो होगा, वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगा, बट दोनों के टैब अलग रहता है, मीनिंग दैट उसमें और चीजें आपको मिल रही होंगी, इसमें और चीजें मिल रही होंगी, जैसे प्रोडक्ट्स जीमेल पे आपको जो मिल रहे होंगे ऑप्शन, वो जो आउटलुक है उसमें डिफरेंट होंगे, है दोनों मेल सर्वर है दोनों सर्च इंजन है, लेकिन ऑप्शन यहाँ तक समझ आ गई? तो टेक्निकली जो है ना, वेबसाइट को जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसको जो टेक्निकल टर्म कहते हैं उसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स। आपने बुक नहीं देखी, कोई बुक आप ओपन करते हैं, वो कहते हैं इंडेक्स में जाके देखें कौन से पेज पे क्या चीज लिखी हुई है। इंडेक्स क्या होती है, एक वो शॉर्ट उसकी वो लिखी हुई होती है कि कौन सी चीज कहाँ पे इस बुक में मौजूद होगी, ये इस वर्ड, अगर आप इस वर्ड से मुताल्लिक कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे फलाने पेज पे चले जाएं, तो इंडेक्सिंग इसीलिए की जाती है कि आसानी हो जाए। तो वेबसाइट भी आपकी अगर आ गई है इंटरनेट के ऊपर, तो आपको उसकी इंडेक्सिंग करानी पड़ती है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कहते हैं। इसके बाद एक टर्म यूज होती है क्रॉल। क्रॉल क्या होती है? क्रॉल का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब भी रिपोर्ट आएगा, जैसे मकड़ी होती है ना, वो जाला बुनती है, और वो जाला कभी देखें वो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, इंटरलिंकिंग चल रही होती है। क्रॉल क्या होती है कि वेबसाइट के ऊपर गूगल का रिपोर्ट आएगा, वो रिपोर्ट आने के बाद आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को स्कैन करेगा और उनकी आपस में लिंकेज भी देखेगा कि एक पेज दूसरे पेज से कैसे लिंक है, प्लस आपकी
वेबसाइट बायर कितने पेजों से लिंक कर रही है और बायर वाले पेज आपकी वेबसाइट से किस तरह लिंक कर रहे हैं, तो ये क्या मैश बन जाता है बेसिकली। कैसे करा ऐसे बना लें ज़्यादा, जैसे आपको समझ आता है स्टार्ट से बना लें। आपस में भी लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग कितनी है, ब्रेकिंग कहाँ हुई हुई है, वो सारे आपको बता देगा। आपके बायर वेबसाइट से कितने लिंक्स जा रहे हैं, आपकी वेबसाइट से कितने, आपकी वेबसाइट को कितने आ रहे हैं, और प्लस जो से भी ब्रेकिंग हुई हुई है या ब्लॉकिंग है तो वो भी आपको बताएगा। तो ये क्रॉल करता है, गूगल का रिपोर्ट आपकी पूरी वेबसाइट स्कैन करते हुए जाता है। फिर इसके अंदर और भी चीजें आती हैं, अभी फिलहाल ये समझिए क्रॉल क्या होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर आपको पता लगती है वो सर्च रैंकिंग पता लगती है आपकी। आपको ये पता लगता है कि आप सर्च इंजन में जैसे वर्ड GPAW है या NSU है या कोई भी कीवर्ड है, इस कीवर्ड के क्रॉस आपकी जो सर्चेज में कौन सा नंबर है, आप पहली पोजीशन पे हैं, आप दूसरी पोजीशन पे हैं, आप 5वीं पोजीशन पे हैं, या आप 100वीं पोजीशन पे या 1000वीं पोजीशन पे हैं, ये आपको यहीं पे पता लग जाएगा। कुछ टाइम गुजरेगा आपको वो ये भी बता देगा कि आपकी वेबसाइट में जो सर्चेज होती हैं आप उन टर्म में कौन से नंबर पे जा रहे हैं, आपके पेजेस कौन से नंबर पे चल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वो बता देगा। तो ये इसके लिए बड़ा जरूरी होता है, आपको पता लग रहा होता है कि मैं मेरा नंबर कौन सा चल रहा है। मैं मतलब आप कोई प्रोडक्ट है उसके उसके कीवर्ड्स को देखना चाहते हैं कि अगर ये सर्च होते हैं तो मेरा नंबर, मेरी वेबसाइट का नंबर कौन सा है, तो आप उन कीवर्ड्स को लिख के देख लेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपका ये नंबर है इसके अंदर 50वां या 100वां या जो भी बन रहा होगा, या पहला दूसरा तीसरा चौथा। आप फर्स्ट नंबरों में होंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर आप लास्ट नंबरों में होंगे तो बड़ा नुकसान करेगा। और इसके अंदर और भी काफी चीजें मैं यहीं पे काफी बता दूं। ये सर्च कंसोल का थोड़ा बहुत आपको समझा दिया, तो ये थोड़ा सा आप इसमें डिटेल से देखिएगा, अगर कोई चीज समझ आए तो इसको आपने बस अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी एसईओ बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन ये टेक्निकल एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखें ये सर्च कंसोल से मैंने इंटीग्रेशन ऑलरेडी खोला है। अब स्टेप 1 ये है कि इसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, कैसे ऐड की जाती है नई प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं आप। तो नई प्रॉपर्टी ऐसे ऐड की जाती है, ये तो खैर ऐड हुई भी है। अब यहाँ पे चले जाएं, ऐड प्रॉपर्टी करें। अब आपने डोमेन को नहीं पिक करना, उसकी रीजन मैं बताऊंगा। आपने यूआरएल को करना है। क्यों? आपकी जो वेबसाइट होती हैं वो बेसिकली मेन डोमेन वही हो सकती है जो मेन सर्वर के ऊपर होती है, वो डोमेन होती है। यूआरएल कैसे होता है, ब्लॉग पेज है या कोई और पेज है सिंपल, वो यूआरएल के थ्रू चलती हैं सारी चीजें। जैसे GPAW की बनी हुई है, ये यूआरएल बेस्ड बनी हुई है वेबसाइट। तो मैं यहाँ से इनकी वेबसाइट वगैरह कोई भी लिखता हूँ, एड्रेस देख लिया आपने कैसे लिखना है। यहाँ पे सिर्फ आपने example.com लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, अच्छा यहाँ पे जो है ना इसमें फर्क भी देख लें एक और, इसमें DNS वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। DNS वेरिफिकेशन क्या होती है, ये जो GPAW वगैरह है ये PKNIC से इनका बना हुआ डोमेन वगैरह। PKNIC की एक खास फाइल में हमें जाके इनका कोड रखना पड़ेगा, अगर हमें एक्सेस ही ना हुई तो ये वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी हमारी। तो इसलिए इसमें मल्टीपल वेरिफिकेशंस हैं। मल्टीपल मींस मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कैसे कैसे वेरीफाई कराते हैं, तो इसलिए इसको फिट कीजिएगा यूआरएल प्रीफिक्स के अनुसार। ये आपने रजिस्ट्रेशन इसके थ्रू करनी है। मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट लिख लेता हूँ, वैसे तो मैंने ये कराई किया, लेकिन ये है कि आप इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए मैं
कोई और ऐड कर लेता हूँ। मैं गलत एड्रेस इंटर कर देता हूँ। ये गलत एड्रेस है ना। अब है तो ये गलत एड्रेस है, लेकिन मेथड आपको समझ नहीं कैसे करना है। कोई भी वेबसाइट है उसको https पूरा एड्रेस ला के लिखिएगा, उसमें ये वाली फाइल जो सी है ना, ये वाली फाइल आपने सर्वर में रखनी होती है, तब जाके वेरिफिकेशन हो सकती है। ये मेथड 1 है। मेथड 2 क्या है? ये सिंपल आपने डाउनलोड करनी है और आपका सर्वर जो है ना, जिधर आपने होस्टिंग की थी अपनी वेबसाइट की, उसके मेन जहां पर आपने बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रखे हैं पेजेस वगैरह, उन्हीं पेजेस के साथ ये फाइल भी एक रखनी है। जहां पर आपका इंडेक्स का पेज होगा उसी जगह पे ये फाइल रखते हैं, वो खुद ही वेरिफिकेशन कर देंगे आपकी। सेकंड नंबर पे आ जाता है वेरिफिकेशन मेथड जो है टैग। टैग क्या होता है कि मैं यहां से ये टैग कॉपी करता हूं और अपनी वेबसाइट के हेड में रख देता हूं, लेकिन मसला इसका ये होगा कि आपको ये पूरी वेबसाइट के ऊपर या कम से कम इसको जो है ना होम पेज के ऊपर इंडेक्स पेज की हेड में रखना है लाजमी। अगर आप यहाँ पर है वर्डप्रेस पे हैं तो वर्डप्रेस में प्लगइन यूज हो सकता है, प्लस ये आप वर्डप्रेस के हेड में रख सकते हैं। ये दो ऑप्शंस हैं। जब आप रख दें उधर प्लेस करते हैं तो फिर ये वेरीफाई का क्लिक कीजिएगा, ये आपको कहेंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया। जैसे मैं वेरीफाई करता हूँ ये फेल हो जाएगी क्योंकि मैंने वेरिफिकेशन का कोई वो नहीं रखा, ओनरशिप फेल डाल दी आपने। अच्छा, इसके अंदर थर्ड है गूगल एनालिटिक्स। आपने सिंपली क्या करना है, सेम अकाउंट से गूगल एनालिटिक्स की आईडी बनी हुई है और इसी अकाउंट से यहाँ लॉगिन करेंगे, ये वेरिफिकेशन टिक करेंगे, वो एनालिटिक्स के थ्रू एक्सेस करके आपको वेरीफाई कर देगा। दूसरा ये है कि आप गूगल एनालिटिक्स का अगर कोड आपके उसमें पड़ा हुआ है हेड के अंदर और यहाँ से आपने एक ही अकाउंट से, जैसे यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ है ऊपर एनालिटिक्स और यहाँ से इसको लॉगिन किया हुआ है, तो फिर मैं वेरिफिकेशन पिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। ये एक और मेथड है। इसके बाद इसको कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? टैग मैनेजर के थ्रू सेम आपने उसका कंटेनर बनाना होता है और वहां से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि हुई भी है वेरिफिकेशन इसकी भी। अच्छा, इसके बाद आप जो है ना डीएनएस रिकॉर्ड बेसिकली ये होता है कि आप ये टेक्स्ट की जो फाइल है ना इसको कॉपी करेंगे और अपने डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर ये वाली फाइल में पेस्ट करेंगे इसको जाके, तब जाके ये वेरिफिकेशन होगी। और ये आपकी सर्विस प्रोवाइडर ही आपको दे सकते हैं, GoDaddy हो सकता है, नेमकीप हो सकता है, PKNSC हो सकते हैं, ये खुद से आप नहीं कर सकते इसको वेरीफाई, बाकी सारे मेथड आप खुद कर सकते हैं। सबसे इजी मेथड है ये HTML टैग और टैग, ये दो। अगर आपने एनालिटिक के साथ इंटीग्रेशन की हुई है तो जस्ट यहाँ से इसको ऑन करके वेरीफाई क्लिक करें। एनालिटिक लेकिन लॉगिन किया हुआ होना चाहिए, आपका यहाँ अकाउंट लॉगिन होना चाहिए जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है, फिर जाके ये इमीडिएटली वेरीफाई कर देगा उसको। और दूसरे नंबर पे आसान ये वाला है, हेड में जाके पेस्ट कर दें। और ये भी बहुत आसान है, अगर आपको सर्वर पे अपनी वेबसाइट के होस्टिंग जो सारी फाइलें पड़ी हैं उस पे एक्सेस है तो ये सबसे आसान है कि जैसे डाउनलोड करो और वहां अपलोड कर दो। क्लियर हो गया? ये चार मेथड्स होते हैं नॉर्मली, ये चार होते हैं। अब जो ये है बेसिकली जो वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के अंदर ये साइट किट पे आ जाए, सर्च कंसोल में आ जाए और आप यहाँ से जो है अपनी प्रॉपर्टी को कनेक्ट करेंगे तो वो आपको खुद ही वेरीफाई कर देगा। ठीक है, नहीं हुई होगी वो क्रिएट भी कर देगा खुद ही। तो यहाँ पर आसानी है, इसीलिए ये साइट किट यूज करें, इसमें सारा कुछ वेरिफिकेशन बहुत आसान है। अगर कोई ना आए तो नेट से देख लीजिएगा कैसे वेरिफिकेशन होती है, इसके मल्टीपल प्रोसेस होते हैं वेरिफिकेशन। इजी है लेकिन सही जगह पे प्लेस किया हुआ हो, अगर प्लेसमेंट गलत होगी तो फिर इशू है। बताएं आप लोग समझ आ गया? अगर कोई एक मेथड फेल हो जाता है तो दूसरा प्रोसेस करने का दूसरा करते हैं, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ से जो प्रॉपर्टी पिक करनी है
यूआरएल करना है। ये डोमेन नहीं आपने, मैंने अभी तक जितनी भी वेबसाइट्स की हैं, आपने देखा कोई 7 8 एक अकाउंट में मतलब 6 से ज्यादा नहीं लग सकती। मेरे मुख्तलिफ अकाउंटों में 6 7 हर उसमें लगी हुई है आईडी। मैंने इस पे आज तक नहीं करवाई रजिस्ट्रेशन, आज तक नहीं, कोई भी वेबसाइट नहीं, सारी इसी पे हुई। ठीक है, तो आपने भी इसी पे करना। ब्लॉग्स हैं, कोई भी चीज़ है, ये इस हिरारकी को याद रखें, यहाँ पे आपको तय करनी है। यहाँ तक क्लियर है? इंटीग्रेशन कर लेंगे सारे। आप लोगों की वेबसाइट है? नहीं सर, है? नहीं बाकी लोगों की नहीं है। तो आप लोग कैसे तो पढ़ते हैं वैसे? पढ़ते ही है सर। आप लोग इधर आपकी भी नहीं है? सर थी एक्सपायर हो गई है। उसमें मैं देखूं एक्सेस की ऑप्शन। सबसे पहले यूआरएल इंस्पेक्शंस में जाना है और आपने देखना है कि मेरा ये पेज गूगल ने इंडेक्स किया है या नहीं किया। आपने चेक करना है यहाँ पे आके। सबसे पहले अपनी वेबसाइट का एड्रेस लेकर आए यहाँ से और यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शंस में आए। यूआरएल इंस्पेक्शन में लाके पेस्ट करें और इंटर करें। अगर इंडेक्सिंग हुई भी होगी तो वो कह देगा कि मैंने कर लिया। अगर नहीं हुई होगी तो मुझे क्या लगेगा कि ये मैंने नहीं की। यूआरएल इज ऑन गूगल, ये आ जाएगा। ये यूआरएल इंस्पेक्शंस में जाके आपने अपने यूआरएल की इंस्पेक्शंस करनी होती हैं कि आया ये यूआरएल गूगल ने कर लिया। अगर नहीं हुआ होता तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी होती है। गूगल आपके पेज की रिक्वेस्ट करनी होती है, वो उसको खुद फिर इंडेक्स कर लेता है। तो ये स्टेप 1 है इसकी। प्लस नीचे आपकी ये हिस्ट्री आ रही होती है। साइट मैप जो है ना, ये आप लोगों ने पढ़ा वेबसाइट में क्या होता है? साइट मैप पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा, बेसिक होता है। साइट मैप आप देखिए, मैप वर्ड से ही नजर आ रहा है आपको। साइट मैप साइट मैप चैलेंज जैसे जिनकी जान होती है वो तोते में होती है ना, आपकी वेबसाइट की जो जान है ना वो इसमें है साइट मैप में। मीनिंग दैट कि अगर आपने गूगल सर्च कंसोल तो आप चाहते हैं कि मैं क्या बार बार लिंक लाऊंगा या यूआरएल इंस्पेक्शन करता रहूंगा, आप क्या करते हैं अपना साइट मैप जनरेट करते हैं। ऑनलाइन बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं, प्लगइन्स अवेलेबल हैं। वो प्लगइन क्या करता है आपका साइट मैप जनरेट करता है। साइट मैप क्या होता है? ऑल लिंक्स। आप लोग क्या कर रहे हैं बस में? आप लोग देखें, अगर कोई और इशू की करते हैं उसका नुकसान तो क्या होगा? ये टेक्निकल टॉपिक है। टेक्निकल मीन कि ये आप घर जाकर खुद नहीं पढ़ सकते। पढ़ेंगे तो समझ आधी आधी आएगी और आधी आधी नहीं आएगी। तो बेहतर ये है कि इसको थोड़ा सा विजुअली देखें। और उसमें सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट होगा फ्यूचर में, आप लोगों को पता है कि इस जो डिजिटल मार्केटिंग की जो एरिया है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जॉब्स थी हैं और रहेंगी। ठीक है, ये ऐसा एरिया है इसके अंदर तो भी मतलब अल्लाह ताला कामयाबी दे। इसमें डाउन फॉल नहीं, इसमें अप ही है जब तक दुनिया है। क्योंकि अब सारा स्मार्ट हो गया, डिजिटलाइज होता जा रहा है सारा। तो आप लोगों की जितनी अच्छी वो होगी ना, ड्यूरिंग इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे, कुछ क्वेश्चन बेसिक लेवल पे पूछते हैं। अगर आपका बेसिक लेवल भी ठीक से ना हो ना तो वो कहते हैं कि हम कैसे बच्चे को लेते हैं जो थोड़ा बेसिक लेवल उसका ठीक है। ये क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछेंगे, मैं आपको आज भी बताऊं साइट मैप से होता है। क्योंकि जिसने सर्च कंसोल यूज करना है उसको इसका पता होना चाहिए। साइट मैप बेसिकली एक ऐसी है जैसे आपका गूगल मैप है ना, आपने कहीं भी जाना हो आपको बता देता है। गूगल का जब बॉट आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, सबसे पहले जिस चीज को वो देखता है ना वो इस फाइल को देखता है। इसका लिंक कहाँ पे होता है? इसका लिंक ऐसे होता है कि अगर ये आपने खुद वेबसाइट बनाई है, जैसे भी आप लोगों ने बनाई है, तो अभी ये नहीं होगा आपकी वेबसाइट में। इसके लिए आपको प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। एसईओ का प्लगइन वो मैं पढ़ाऊंगा आगे आपको सारे प्लगइन्स। एसईओ जब पढ़ाऊंगा
तो उसमें साइट मैप हम जनरेट करेंगे। अब साइट मैप क्या होती है? एक ऐसी फाइल होती है, मेरी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होंगे, जितने भी क्लिकेबल लिंक्स होंगे, जितनी भी इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, हर चीज का मेजॉरिटी लिंक्स इसमें पड़े हुए होते हैं। बॉट आएगा, रोबोट आएगा गूगल का, वो सबसे पहले इस फाइल को रीड करना शुरू करेगा और जो जो लिंक मिलता जाएगा उधर उधर जाके स्कैन करता रहेगा सारी चीजें आपकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है। ये आपके जो वेबसाइट एड्रेस जो भी होता है स्लैश स्मॉल में होगा, ये साइट में डॉट एक्सएमएल में ही होती है फाइल। मैं आपको ये जीपीआई की ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑनलाइन बेताशा टूल्स हैं। अगर आपकी वेबसाइट लाइव है और अभी तक आपने उसका साइट मैप नहीं जनरेट किया तो आप ऑनलाइन टूल से कर लें। अगर ऑफलाइन है तो आपको फिर उसको जनरेट करने का तरीका आना चाहिए। ये जीपीआई की अगर आप देखते हैं, देखें स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, ये मैंने लिखा एड्रेस, इंटर करें। हमारे भी सारे लोग देख सकते हैं, हम भी उन सब की देख सकते हैं। ये साइट मैप आ गया है। अब ये देखें, ये यूआरएल जो साइट मैप जो इस वेबसाइट का जनरेट हुआ है बेसिकली सर्चेस के लिए, पोस्ट के लिए एक अलग जनरेट हुआ है, पेजेस के लिए अलग जनरेट हुआ है, कैटेगरीज के लिए अलग हुआ है, यूजर्स का अलग हुआ है। मैं पेजेस पे क्लिक करता हूं। पेजेस पे आ गए तो मेरे ये सारे पेजेस आ गए, ये देख रहे हैं सारे पेजेस आ गए हैं। बार्ड आएगा वो कहेगा 33 लिंक्स इसमें मुझे मिली हैं। ठीक है, बैक भी जाते हैं। आप पोस्ट इनकी मेरा नहीं ख्याल कोई है, हेलो वर्ल्ड ये डिफॉल्ट होती है पोस्ट, क्योंकि ये पेजेस है ज़्यादातर इनके। बाकी ये कैटेगरी भी मेरा नहीं ख्याल इसमें है, क्योंकि ये पोस्ट वगैरह इसमें ज़्यादातर होती हैं, यूजर्स वगैरह भी नहीं है, एक ही है। तो मेन ये पेजेस की है। इसमें और भी होती है, न्यूज़ की हो सकती है क्योंकि इनकी कोई न्यूज़ वगैरह का नहीं है। इसमें वीडियोस की हो सकती है, इवन इमेजेस की हो सकती है, फाइल्स की हो सकती है। आप कोई भी टूल यूज कर लें वो आपके लिए जनरेट कर देगा। अदरवाइज बेसिक से बेसिक टूल भी कम से कम आपके पेजेस का जरूर बना देगा साइट मैप। तो ये साइट मैप होता है। अब साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल के साथ लिंक कैसे किया जाता है ये तरीका देखते हैं। साइट मैप समझ आ गया सब कुछ क्या होता है, इसको लिंक कैसे किया जाता है। यहाँ पे ये देखें, ये बता रहा है कि ये साइट मैप में मुझे मिला है और एक ये साइट मैप मुझे मिला है और एक मुझे ये भी मिला साइट मैप। मैं ये वाला दूसरा साइट मैप देखता हूँ कि ये कहाँ से आ गया इनके पास। मैं ये भी एक जगह चेक कर लेता हूँ ये क्या है। वही साइट मैप है सेम, ठीक है, साइट मैप सेम है इसके अंदर। अब इसको ऐड कैसे करना होता है? जब भी आपने वर्डप्रेस पे इसीलिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि बहुत आसानी है। मैनुअल साइट में आपको खुद साइट मैप में वर्क करना पड़ता है, पेजेस ऐड करने पड़ते हैं खुद, वो आप लोग फिर ऑनलाइन टूल्स के थ्रू करते हैं ज़्यादातर। तो ये आप खुद नहीं लिख सकते, ऑनलाइन डाउनलोड कीजिएगा, उसी फाइल को एडिट करके अपने निज से चेंज कर लीजिएगा। ये खुद ना जनरेट कीजिएगा, इसके स्पेशल कोड होते हैं। होती है सिंपल टेक्स्ट फाइल है, बट ये स्पेशल टेक्स्ट फाइल होती है, इसकी इंकोडिंग स्पेशल होती है, बॉट्स के लिए होती है इसकी इंकोडिंग। तो आप नेट से कर लें। ये आपको साइट मैप नजर आ रहा है इंडेक्सिंग में, आपके साइट मैप में है यहाँ पे। इसको ऐड कैसे करना है आपने, ये देखें 2023 में हमने ये ऐड करवाया था साइट मैप 22 में, लास्ट खुद ही उसने रीड किया 2023 मार्च 10 को रीड किया है। जो भी चेंजिंग आएगी वो साइट मैप को रीड करके देखेगा, वो बार बार आपकी साइट को नहीं स्कैन करेगा, वो साइट मैप देखेगा, साइट मैप में कोई अपडेट होगी वो जरूर देखेगा, अदरवाइज वो ज्यादातर नोट नहीं करेगा। इसीलिए जब आप वेबसाइट एक दफा इंटीग्रेट कर देते हैं तो आपको फ्रीक्वेंट साइट मैप अपडेट करनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्कैन नहीं होंगे, नए पेजेस गूगल को नजर ही नहीं आ रहे होंगे। ये आप लोग चेक करते रहा करें कि जो नए पेज क्रिएट किए वो गूगल को नहीं आ रहे तो उनको फिर साइट मैप के थ्रू कराएं। नहीं हो रहा तो यूआरएल इंस्पेक्शन में उन पेजेस से डायरेक्ट लिंक पेस्ट करके उनको रिक्वेस्ट कर लें कि आप ये इंडेक्स कर दें इसको। मैं इसका लिखता हूं एड्रेस साइट मैप डॉट एक्सएमएल, सिंपल ये आपने लिखना है। बाकी एड्रेस पूरा है साइट मैप स्मॉल डॉट एक्सएमएल। इसको सबमिट करते हैं यहां से। क्लियर हो गया, गॉट इट।
आज की डेट में उसने सबमिशंस करवा ली हैं, अब वो रीड भी कर लेगा पूरी बात। सबमिट हो गया नया साइट मैप। क्लियर हो गया? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं साइट मैप समझ आया? ऐड करने का तरीका भी आ गया। ये वर्डप्रेस में आपको थ्रू प्लगइन करना पड़ता है जनरेट। इनकी वेबसाइट तो जनरेट हुआ है, आपने अगर क्लिक करना है, या डॉक्टर साहब का मैं आपको दिखा दे तो नहीं है तो उनका जनरेट कर लेंगे। आज देखते हैं, नहीं तो इनका साइट मैप नहीं अभी हुआ होगा। मे भी हो भी गया हो, क्योंकि किसी ने काम शुरू किया हुआ था लेकिन मुझे याद नहीं है उसकी साइट मैप। लेकिन इसमें मेरे इनपुट बहुत ज़्यादा है इसके, और मेरे पास टाइम नहीं था। बना मैं देता लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। ये मैंने अपने एक पास स्टूडेंट को वापस बना के दिया, आप लोगों ने खुद बना दिया जो मेरे पर काम कर रहा है बहुत प्रोफेशनल। तो इनका साइट आप किसी भी वेबसाइट का साइट में रीड कर सकते हैं अनलेस अनटिल उन्होंने ब्लॉक ना किया हो या एड्रेस चेंज ना किया हो। अब ये देखिए इन्होंने ऑल इन वन एसईओ का प्लगइन यूज किया हुआ है, उस प्लगइन ने इनके ये साइट में 3 जनरेट किए हुए हैं, पेजेस, पोस्ट और ये और एक और 3 किए हुए हैं। अब मैं गूगल सर्च कंसोल में आता हूं, यहां पे आके देखता हूं डॉक्टर साहब की वेबसाइट का साइट में मेरे पास है यहां पे। होपफुली यहां पे नहीं होगा, ये देख लें नहीं है, कोई सबमिशन नहीं होगी। मैं अभी सबमिट करवा देता हूँ, बल्कि सबमिट भी नहीं कराता, मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। साइट मैप को अब करें ख़त्म। यहाँ पे देखें, मैं इनके कुछ पेजेस आपको दिखाता हूँ। ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये यहाँ पे आ गया। मैं यूआरएल इंस्पेक्शन करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब का मेन यूआरएल सबसे पहले चेक करता हूँ, गूगल इसको इंडेक्स कर रहा है। ठीक हो गया। मैं सब कैटेगरी पेजेस देखता हूँ। इनकी वेबसाइट लोडिंग में बहुत टाइम लेती है, हालांकि ये कोई पता नहीं। नहीं है अभी तक हुआ। ये भी बात लाइव है, दूसरा फेसबुक का लाइव है। अब नेक्स्ट जो है ना, और भी इनके काफी पेजेस से पता नहीं किधर किए हैं। ये हाँ ये क्या की वेबसाइट इनकी, तो वेब इनको होता है कि तस्वीरें बड़ी हाई एचडी क्वालिटी हो। एचडी क्वालिटी का ये होता है कि लोड होते होते बड़ा टाइम ले लेती है। असल में थ्रू एसईओ इसकी जो मशीन है वो हुई नहीं है, पर साइड में अपनी ऐड हुआ था, मैं फिर भी ऐड कर दूंगा उसको। इसको सबमिट करवा दें। ये इनका आज सबमिट हो गया। देखिए गूगल ने खुद भी रीड कर लिया, ऑल्दो ये सबमिट नहीं हुआ था लेकिन वेबसाइट में पड़ा हुआ था। गूगल ने खुद रीड किया हुआ, इसलिए वो सारे पेजेस लाइव थे, वरना ये लाइव हो नहीं सकते थे। अगर साइट मैप ना होता तो गूगल जो है आपके इनके पेजेस को नहीं लाइव कर सकता था, बहुत मुश्किल थी। वो उसने खुद रीड किया हुआ, मैंने तो आज ऐड किया ना आपके सामने, उसने कल खुद रीड किया था। वो खुद ही जानता है, जबकि बॉट जो होता है इनका वो सबसे पहले साइट मैप डॉट एक्सएमएल को रीड करके आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? साइट मैप कर लेंगे ऐड, बट पहले कंफर्म कर लीजिएगा इस एड्रेस पे साइट मैप है भी या नहीं है। बाज़ दफा साइट मैप का जो सा लिंक होता है वो डिफरेंट हुआ हुआ होता है या स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, तो आपने जैसे
इधर आ रहा होगा ना ऊपर टॉप पे लिख के नजर, उसी तरह वहां पे भी लिखना है, वो खुद ही पिक कर लेता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? साइड मैप समझ आ गया? इसके अंदर आपने जो सर्च कंसोल के साथ आईडी कैसे क्रिएट करनी है, उसको यूआरएल इंस्पेक्शंस कैसे करनी है, साइट मैप क्या होता है, साइट मैप कैसे ऐड किया जाता है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये सिक्योरिटी मैनुअल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके कोई सिक्योरिटी के इशू आ रही है ना, ब्लॉकेज हो जाए, कोई मसला हो जाए, यहाँ पे आके क्लिक कीजिएगा तो आपको बता देगा। अभी तो फिलहाल कोई इशू नहीं है। मैं एक और साइट आपको दिखाता हूँ, ये इसका देखें, ये जो है ना ये वाली वेबसाइट, ये मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट ये जिस सर्वर के ऊपर होस्ट हुई हुई है ना, वो गूगल के एंड पे ब्लैक लिस्ट डिक्लेयर हुआ हुआ है, मीनिंग दैट कि वो स्पैम डिक्लेयर किया हुआ है उसने। अब इस वेबसाइट पे क्या है कि आप इसको देखिए, यहाँ पे आके ये वेबसाइट मैंने यहाँ पे लिख रहे हैं और इसके सिक्योरिटी इश्यूज पे आए तो ये बता रहे हैं एक सिक्योरिटी इशू है कि इस वेबसाइट के ऊपर कोई हार्मफुल कंटेंट पड़ा हुआ है। अब क्या करना होगा, मुझे रिव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। रिव्यू का मतलब या मैंने फिक्सिंग करनी होगी, मीनिंग दैट कि वो कंटेंट रिव्यू करूं। और उन्होंने इशू क्या किया है, डिसेप्टिव पेजेस। डिसेप्टिव पेजेस क्या होते हैं, धोखा नहीं देते, जो फ्रॉड, ये कह रहे हैं कि ये जो उनका फ्री होस्टिंग का सर्वर है ये फ्रॉड के लिए यूज होता रहा है पहले। तो अब कोई भी वेबसाइट होस्ट होती है तो वो उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर देते हैं। आप अगर गूगल आपके उसको कर दे डिक्लेयर तो आपको रिक्वेस्ट करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे, इसी सिक्योरिटी इश्यूज के साथ चलेंगे, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में आ ही नहीं सकती, आएगी तो लास्ट पेज पे कहीं होगी, आप बाकियों की निस्बत बहुत नीचे नजर आएंगे। तो ये आपने देखना है, ये सिक्योरिटी इशू नहीं होना चाहिए। अगर हो तो रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए लाजमी समझ आ गया? तो एक वेब रिव्यू को जब आप अप्लाई करते हैं तो हमें खुद पता चलता है कि इसमें टाइम लगता नहीं टाइम लगता है, 15 दिन तो सोच के किया, टाइम लगेगा, सारी चीजों में लगेगा। अच्छा ये आपको आ गया समझ? सिक्योरिटी इश्यूज ये क्लियर बिल्कुल ग्रीन होना चाहिए यहाँ पे। ये जीपीआई का भी ग्रीन है, डॉक्टर साहब को भी green है। अब ये देखें, मैंने जिस आईडी से ये बनाया था गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट, उसी आईडी से गूगल में GPW सर्च किया है। उसमें मुझे क्या बता दिया कि मेरे पोजीशन क्या GPW के ऊपर है, चौथी चल रही है 4.4 और नेगेटिव हुई है, 2 पोजीशनें गिरी हैं, मीनिंग दैट ये शट डाउन रहा था इनका, मैं कम से कम 6 महीने तक शट डाउन रहा था और इस वजह से गिर गई है, वरना ये पहले नंबर पे थी काफी देर। क्लिक्स कितनी आ रही हैं, 27 क्लिक्स हैं, इंक्रीज हुए हैं काफी क्लिक्स। इंप्रेशंस 123 है। ये मुझे बस नजर आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा नजर। क्यों? मेरे अकाउंट से ये सर्च कंसोल में है और मैं उसी अकाउंट से गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे ये पोजीशन बता रहा है। एक्सेस ऐसे ही है, एक्सेस है। हाँ तो वो आपका भी कोई अकाउंट अगर बना होगा कि वेबसाइट इंटीग्रेट होगी, उसी अकाउंट से सर्च करेंगे तो आपको भी नजर आ जाएगा। अच्छा मैं एडमिशन का देखता हूँ, एडमिशन जरूरी नहीं वो हर एक के ऊपर मुझे बताएगा, अब इस पे नहीं बता रहा, वो पॉलिटेक्निक एडमिशन करते हैं उस पे भी नहीं उसने मुझे दी इंफॉर्मेशन। कुछ कीवर्ड्स पे ये देंगे, कुछ पे नहीं देंगे, ये ध्यान में रखिएगा। मैं यूं GPW करता हूँ,
मैं यहाँ से जाके क्लिक कर लेता हूँ मोर इनसाइट। ये लास्ट 30 डेज का देंगे मुझे बट डेटा 30 डेज में 28 दिन में 97 पेज व्यूज आए हैं और एवरेज जो व्यू ड्यूरेशन है वो 2 मिनट की है और ये मोस्ट देखें जीपीडब्ल्यू में मेरी 4.2 है पोजीशन, टॉप 5 में है, ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर 26वीं है। इनकी जो पोजीशन थी ना ऑफिस मैनेजमेंट की ये थी कोई 5वीं या 6वीं थी, ये जब इनकी वेबसाइट शट डाउन हुई है उस वजह से गिर गई है बहुत। ये रैंकिंग रैंकिंग सर्च इंजन में रैंकिंग है दुनिया के साथ कंपेयर होकर बता रहे हैं आप। दुनिया के क्रॉस आपकी रैंकिंग क्या चल रही है सबके क्रॉस। गूगल के पहले पेज पे आना स्कूल में फर्स्ट आने से भी मुश्किल है। स्कूल में तो 5-6 लोगों से मुकाबला होता है ना, इधर तो दुनिया से मुकाबला होता है आपका। आप देखें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक को लिखता है तो हमारी इनकी पहली तो नहीं है दूसरी के लगभग होती है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में 10वीं है क्योंकि पोजीशन गिरी इसलिए है क्योंकि ये शट डाउन थे काफी, वरना ये ज्यादातर फर्स्ट पे थे। ये आप देख लें ये मजीद कीवर्ड्स मुझे पता लग रही हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के फ्लो आप देखें 2.2 पोजीशन चल रही है। ज्यादातर पहली दूसरी तीसरी में काफी कीवर्ड्स आ रहे हैं मेन कोर्सेज के, आप देख लें। यहाँ पे क्लियर है आपको समझ आ गया ये आपको पता लग गया कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं आपके। अब मैं आपको मेन पढ़ाने लगूँ जो इसके अंदर पढ़ने वाली चीज है। ये आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। फुल रिपोर्ट पढ़ना चाहें यहाँ पर आके पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट को डिटेल से पढ़ना है और आपने समझना भी है इस रिपोर्ट को। 5 मिनट ब्रेक ये मैं पढ़ाता हूँ आज आपकी मर्जी है अप्लाई कर दें यहाँ से। अच्छा और मजीद भी कोई पैरामीटर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर लें। पेजेस में ऐड कर लेता हूँ या भी इसको छोड़। ये देखें मेरे 3 महीने में सर्चेस के अंदर वेबसाइट पे क्लिक आए हैं। गूगल के सर्चेस के अंदर मेरी वेबसाइट पे तकरीबन 1700 क्लिक्स आए हैं। 1700 क्लिक्स 3 माह में आई हैं। लास्ट 3 मंथ में मैं इसको लास्ट 28 डेज कर लेता हूँ। 728 क्लिक्स आई हैं 28 दिनों के अंदर। ठीक हो गया। इंप्रेशंस हमेशा ज्यादा होते हैं। इंप्रेशन में वेबसाइट नजर तो आती रही है सर्चेस के अंदर, जैसे ये मैं क्लिक करता हूँ ये नजर तो आती है लेकिन क्लिक नहीं होता, इसको इंप्रेशन कहते हैं। अगर क्लिक होगा तो ये बेसिकली फिर क्लिक्स रिकॉर्ड में हमारे इंप्रेशन ये है। इंप्रेशन हमेशा हाई होंगे। क्लिक सीटीआर कितना है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट जो है ना वो सीटीआर है आपका। सीटीआर क्या होता है कि कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पे देखने के बाद क्लिक किया, ये सीटीआर होता है। आप जो है ना ये 5.7% है बेसिकली। ठीक है सीटीआर क्या होता है क्लिक थ्रू रेट कि वेबसाइट नजर आई है सर्चेस में क्लिक कितने हुए उसके ऊपर, इसको सीटीआर कहते हैं। एवरेज पोजीशन 14 है हमारी। एवरेज पोजीशन में सारे पेजेस मिला लें तो हमारी कौन सी हो रही है पोजीशन जो अच्छी है। अब मैं बाकी सारे ऑफ कर लूं, ये ऑफ मैंने कर दी है। मैं सिर्फ टोटल क्लिक्स करता हूं ऑन और मैं नीचे आ जाता हूं। टॉप क्यूरी देख लें, सबसे ज्यादा जो क्लिक्स आई हैं वो ऑफिस मैनेजमेंट के कोर्स के ऊपर आई है। सबसे ज्यादा क्लिक्स जो आए हैं। उसके बाद इस कीवर्ड पे आए हैं, जीपीडब्ल्यू के कीवर्ड पे आए हैं क्लिक्स। इसके बाद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पे क्लिक्स आए हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद पे बहुत ज्यादा 19 क्लिक्स हैं। ये 1 महीने का डेटा आ रहा है। मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा बेहतर नजर आए।
अब देख लें जीपीआई टॉप पे आ गया है। जीपीआई के कीवर्ड पे 1500 क्लिक्स आ चुके हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ये देखें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। जीपीआईडब्ल्यू इस्लामाबाद 192 क्लिक्स आए हैं। मैं कहता हूं इनका इंप्रेशंस भी मुझे दिखा दें, ये अप टू 500 तक भी हो सकती हैं। अच्छा, अब यहाँ से इंप्रेशंस ऑन कर लेते हैं। इंप्रेशन भी नजर आ रहे हैं 4000 दफा तकरीबन ये नजर आई है सर्चेस के अंदर, और क्लिक्स 1500 अराउंड हो गए हैं इस कीवर्ड के क्रॉस जीपीएडब्ल्यू के क्रॉस। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के क्रॉस 2000 दफा ये और इसमें आए हैं। मैं कहता हूं कि इंप्रेशंस किसके हाईएस्ट हैं। आप देखें हाईएस्ट इंप्रेशन इसके उसके नहीं थे, जीपीआई के हाईएस्ट इंप्रेशन इसके हैं ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स के हैं, जिसके हाईएस्ट इंप्रेशन 6000 कुछ है और क्लिक्स 300 369 है। इसका मतलब है मुझे इस कीवर्ड के क्रॉस थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। मेरे बहुत ज्यादा इंप्रेशंस हैं लेकिन क्लिक्स उस तरह नहीं हुए थे। दूसरे नंबर पे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो है 5000 6000 इसके भी राउंड अबाउट इंप्रेशंस हैं और इसके भी कम क्लिक्स है। मीनिंग दैट मुझे इस कीवर्ड पे कुछ ब्लॉगिंग करनी चाहिए अपनी वेबसाइट्स पे, अपने पेजेस के अंदर ब्लॉग्स को क्रिएट करना आता होगा आपको। ठीक है, ब्लॉग्स क्रिएट करने की जरूरत होती है कि मैं ब्लॉग्स क्रिएट करूंगा, आगे चल के पढ़ूंगा उन पे एसईओ में कि उसमें पे इन कीवर्ड्स को कैसे यूज करना होता है। सीआईटी के क्रॉस भी 5000 इंप्रेशंस आए हैं लेकिन क्लिक 70 जस्ट। मीनिंग दैट काम करने की जरूरत है, मजीद काम करने की जरूरत है। वीडियो क्रिएट करें, इमेजेस क्रिएट करें, ब्लॉग्स क्रिएट करें, फिर ये आपके क्लिक्स होंगे। फिर मॉनिटर करते रहें, यहाँ से आपको पता लग जाएगा और बाकी भी आप देख लें यहाँ से। ये समझ आ गया व्हाट इज सीआईटी। ये क्वेश्चन कोई लिखता है 1500 राउंड अबाउट सर्चेस में इंप्रेशंस है और क्लिक्स जस्ट 20 है इसके। मीनिंग दैट हम एक एफएक्यू क्रिएट करते हैं व्हाट इज सीआईटी, या जो से ब्लॉग क्रिएट करते हैं व्हाट इज सीआईटी। ऑन पेज एसईओ में पढ़ाऊंगा व्हाट इज, मैंने पढ़ाया था आपको कीवर्ड्स में व्हाट इज, हाउ, व्हाट। चलो पढ़ा दूंगा ऑन पेज एसईओ में पढ़ाऊंगा। ये आपको समझ आ गया। ये डेटा आपको बाकी चीजें नहीं दे सकती, ये क्यूरीज का डेटा आ रहा है। इंटरनेट में सर्च क्या होता था और आपकी पोजीशन क्या चल रही थी, इसके बाद ऊपर ये एवरेज पोजीशन में देखता हूँ प्लस मेरी ऑफिस मैनेजमेंट में देखें 18वीं पोजीशन है। 18वीं पोजीशन का मतलब है गूगल के पहले पेज के ऊपर 10 मेरे ख्याल पेज होते हैं, पहले पेज पे 10 वेबसाइट होती हैं। मीनिंग दैट मैं दूसरे पेज पे नजर आ रहा हूँ, इसके ऊपर मेरी पोजीशन 10वीं चल रही है। पहली है इंप्रूव हो सकता हूँ, मजीद काम करूंगा। सीआईटी में मेरी 6वीं पोजीशन चल रही है। इधर जीपीआई में मेरी दूसरी पोजीशन चल रही है, दूसरी तीसरी। सीआईटी कोर्स में 5वीं 6वीं पोजीशन पे मैं गया हूँ। अच्छा, मैं देखता हूँ पहली पोजीशन किसमें आ रही है। पोजीशन तो पहली आ रही है मेरी, पूरी वेबसाइट मेरी लिखें, लोकल गाइड प्रोग्राम लिखें, फेडरल बोर्ड एडमिशन डेट लिखें। मुझे नहीं समझ आती पोजीशन पहली है लेकिन इंप्रेशंस कोई नहीं है, क्यूरीज भी नहीं आती ना उस तरह। है पहली पोजीशन है लेकिन उनमें क्यूरीज भी नहीं है, क्लिक थोड़े थोड़े। क्यूरी जिसमें ज्यादा है, इंप्रेशन जिसमें ज्यादा है उसमें मेरी पोजीशन नहीं है। उसमें मैं 20वीं पोजीशन पे गया हूँ। मुझे क्या करने की जरूरत है कि मैं मजीद काम करूँ। ये आगे समझ आपको, ये आपको सर्च कंसोल के अलावा नहीं बता सकता कोई कि आपकी क्या पोजीशन चल रही है, सर्चेस कितनी आ रही है, क्योंकि गूगल के पास डेटा वही बता सकता है। इसके बाद पेजेस का देखते हैं। अब देखिए मेरे जो मेन पेज है इसकी पोजीशन कौन सी है, 11वीं पोजीशन है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की 8वीं पोजीशन चल रही है। ये जो ऑफिस मैनेजमेंट है इसकी 12वीं पोजीशन है। एडमिशन पॉलिसी का तीसरी पोजीशन है। ये एक पेज आईडी है बेसिकली, ये मैं देख लेता हूँ ये कौन सा है। यहाँ पे आके क्लिक करेंगे, ये आईडी है। ये डाउनलोड्स क्या है, डाउनलोड्स की पहले दूसरी पोजीशन है। इन पेजेस की ये देखिए सेकंड पोजीशन चल रही है। ये आईडी है बेसिकली, ये डिपार्टमेंट्स का पेज है, दूसरी पोजीशन है।
तो ये आपको थोड़ा सा पता लग जाता है आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स में क्या पोजीशन चल रही है। पेजेस टैग में आ जाए, यहाँ पे आके पेजेस का पता लग जाता है कि कौन सी है पोजीशन। नेक्स्ट कंट्री पे आ जाते हैं। पाकिस्तान में मेरी 8वीं पोजीशन। अगर एक कीवर्ड मेरा सर्च किया जाता है पाकिस्तान से तो मैं उसमें 8वीं पोजीशन पे हूँ। अननोन रीजन्स में मेरी 10वीं पोजीशन है। इंडिया में मेरी 15वीं पोजीशन है। यूएई में मेरी 13वीं पोजीशन है। सऊदीया से सर्च किया जाए तो 12वीं पोजीशन है। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज से सर्चेस में मेरे डिफरेंट नंबर हैं। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं टॉप पे मेरा ख्याल यही है। आइसलैंड कोई समझ नहीं आती वहाँ पे कैसे टॉप पे है भी नहीं। भूटान में देखें 6वीं पोजीशन पे ये है। पाकिस्तान में 8वीं पे। बाकी यहाँ तो इनके उनके कुछ कीवर्ड्स होंगे जहाँ पे ये नजर आ जाते होंगे, लेकिन सर्चेस कुछ भी नहीं है। ये देखिए सर्चेस है ही नहीं है। सर्चेस यहाँ पे हैं थाउजेंड्स लैक्स में है। देखो 2 लाख बट तो ये हमें ये नहीं पता लगे इस कीवर्ड के क्रॉस हम सर्च किए वो पहले जो बताया था वो नहीं यहाँ पर जिस तरह भी आइसलैंड का हम बता रहे थे तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज किया था इंप्रेशन आ रहे हैं। ये क्लिक कर लें फर्दर इसमें आप आगे पूरी सीआईटी कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, इसके क्रॉस आप मैं एक ही इंप्रेशन डिवाइसेस में आ जाए तो आपको मोबाइल के अंदर आपकी 8वीं पोजीशन है और डेस्कटॉप पे देखें इनकी 25वीं पोजीशन है। डेस्कटॉप के ऊपर 25वीं पोजीशन है। मतलब ये कि कुछ काम करने की जरूरत है। डेस्कटॉप की लेआउट ऐसी है कि जो शायद मोबाइल फ्रेंडली तो है, लेकिन डेस्कटॉप पे शायद लोगों को टाइम लगता है, लोग होने में वो बंद कर देते हैं या कोई इशू है जिस वजह से हमारी पोजीशन सर्चेस तो बहुत है। इसमें भी 63,000 है, 4000 के राउंड है, लेकिन पोजीशन बहुत कम है। 24 या हमारे क्रॉस जो वेबसाइट है उनकी ज्यादा बेहतर पोजीशन है। यानी कि सर अपीयरेंस के लिहाज से तो इसके बाद हमसे आपकी सर्च अपीयरेंस डेट वाइज आपकी पोजीशन पता लग जाएगी। फरवरी में आपकी पोजीशन थी 5वीं, जनवरी में 6ठी थी। ये नीचे डेट्स आ गया और आगे पोजीशनें लिखी हुई है। आपको पता लग जाएगा जुलाई 2022 में कौन सा था, इंप्रेशन ज्यादा थे, क्लिक्स ज्यादा थे, 7वीं पोजीशन थी। ये आपकी पोजीशन है। 2023 में देखें तो वो 30वीं 20वीं इसलिए हुई थी क्योंकि ये शट डाउन हो गई थी। यहाँ तक समझ आया आपको? वैसे ही आपको डेटा नहीं मिल सकता अगर आपकी वेबसाइट इसके साथ इंटीग्रेट नहीं है तो आपको नहीं मिलता। अगर आप थर्ड पार्टी भी टूल यूज कर लें ना, जैसे स्मश यूज कर लें, अगर वो भी आपको खुद नहीं दे सकता, वो इसके साथ आपको अकाउंट इंटीग्रेट करना पड़ता है और उसके बाद स्मश आपको फिर बताता है आपकी क्या पोजीशन चल रही है। अदरवाइज वहाँ भी नहीं डेटा आ सकता। तो मेरा ख्याल है आप लोग देख के चले गए। हाँ जी, यहाँ